हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट ट्यूशन क्लासेस। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर। इससे पहले हमने किया था, कौन सा टॉपिक किया था? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, हमने उसमें सेल के शेप और साइज तक इस टॉपिक को कर लिया है। इसके बाद हम करेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उससे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, इसमें हम बताएंगे कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है और वो क्या क्या फंक्शन करते हैं, सेल क्या क्या फंक्शन प्ले करते हैं हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, जैसे मैंने बताया, जितने भी जो लिविंग बीइंग्स होते हैं, जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स है, ठीक है, वो सब क्या है, उनका सबका शेप और साइज़, उन सब का शेप और साइज़ बहुत अलग होता है। ठीक है, उनकी अपीयरेंस भी बहुत अलग होती है। बट ये जो जितने भी ऑर्गेनिज़म होते हैं वो बहुत सारे फंक्शंस को कैरी आउट करते हैं बॉडी के अंदर, वो बहुत सारे फंक्शंस करते हैं। अब मैंने बोला ऑर्गेनिज़म है, उनमें सेल्स का नंबर अलग अलग होगा, सेल के शेप अलग अलग होते हैं, सेल के साइज़ अलग अलग होते हैं। ठीक है, बट जो भी है उन सारे सेल्स, सारी बॉडी में फंक्शन उन्हें क्या करने पड़ते हैं, जैसे न्यूट्रिशन का है, रेस्पिरेशन का है, ग्रोथ का है और रिप्रोडक्शन का है। ठीक है, अभी जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज़म होते हैं ना, वो सब क्या है, सेल से ही बने होते हैं। और नंबर ऑफ़ सेल हर एक लिविंग ऑर्गेनिज़म में डिफ़र करता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सब में एक जैसा नंबर हो। जैसे मैंने बताया था, ऑर्गेनिज़म्स कैसे हो सकते हैं, कुछ ऑर्गेनिज़म मल्टी सेल्युलर होते हैं, कुछ यूनिसेल्युलर होते हैं। ठीक है, अगर बात करें हम सेल की, तो सेल का साइज़ इतना छोटा होता है कि उसको हम क्या है, सिर्फ एक माइक्रोस्कोप के अंडर ही ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये हम ये भी नहीं बोल सकते कि जितनी भी सेल्स होती हैं वो एक जैसी दिखती हैं। ठीक है, तो और ऑल द सेल्स आर नॉट अलाइक इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की हमने बात की कि हम उसका शेप और साइज़ देख सकते हैं, बट अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि उनका इंटरनल स्ट्रक्चर भी सबका एक जैसा होगा। ठीक है, तो हम इसमें किसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो सेल के कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, मीन्स ऑलमोस्ट सेल्स जिन जिन कंपोनेंट से, जिन जिन चीज़ों से मिलके सेल बनी होती हैं, और सेल के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक जो सेल होती है उसके बेसिकली हमने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। वन इज सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, मैं अभी आपको उस स्ट्रक्चर के पास लेके चलती हूँ। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर है, एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। नॉर्मल अगर हम बात करें, ये बिल्कुल बाहर वाली जो कवरिंग हमें दिख रही है, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर आपको ये लाइट ब्लू कलर में जो मटेरियल दिख रहा है, लाइट पर्पल कलर जो है, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और इसके अंदर ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, बेसिक ये 3 पार्ट होते हैं, और जो इसके ऑर्गेनल्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में होते हैं, कुछ न्यूक्लियस में भी होते हैं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन या फिर सेल वॉल। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को ना हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की, दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, जैसे मैंने बताया था, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ऑल सेल्स की। ठीक है, ये बेसिकली क्या करती है, जैसे ये बाहर का जो ये एनवायरनमेंट है, जैसे ये हमारा बाहर का एनवायरनमेंट है, ठीक है, इससे प्रोटेक्ट करती है इंटरनल ऑर्गेनल्स जो होते हैं सेल के अंदर, इन सबको ये सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करके रखती है कि ना तो ये इन्हें बाहर आने देती है, ना किसी चीज़ को अंदर से आने देती है, सिर्फ सेलेक्टिव मटेरियल्स को ही ये अंदर और बाहर आने देती है। ठीक है, ये जो होती है ये लेयर, आउटर लेयर, जिसको हमने सेल मेम्ब्रेन बोला है, ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है, और डबल लेयर ऑर्गेनिक मैटर जैसे लिपिड और प्रोटीन से ये मिलके बनी होती है। मैं नोट्स पे आपको लेके चलती हूँ। ठीक है, लिपिड और प्रोटीन से मिलके बनी होती हैं। आई थिंक प्रॉपर दिख रहे होंगे नोट्स आप लोगों को। ठीक है, अगर हम बात करें अभी सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी की, तो क्या है, ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है।
सेल मेम्ब्रेन जो होती है, मैंने बताया अभी आपको दिखाया था इमेज में, ठीक है। ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है। ये किस चीज़ के लिए हेल्प करती है सेल्स की, कि वो फूड को ऑब्टेन कर सकें, ठीक है। आउटर जैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे अमीबा मैंने बताया, अमीबा क्या है, एक सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें सिर्फ क्या होगा, एक सिंगल सेल ही होती है। और अमीबा की बॉडी में फिर वो एक सिंगल सेल ही सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है। तो उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं होगी तो उससे मूवमेंट में भी प्रॉब्लम होगी, वो मूव भी नहीं कर पाएंगे और फूड को भी नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन क्या है, जो सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं या दूसरे ऑर्गेनिज्म भी हैं, उन सब में ये सेल मेम्ब्रेन जो है काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है, जिससे क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म अपने फूड को ऑब्टेन कर सकते हैं या दूसरे एनवायरनमेंट में अगर कोई दूसरा ऐसा मटेरियल है जो उन्हें लेना है, एब्जॉर्ब करना है, तो इस सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ही वो ले सकते हैं, ठीक है। और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से वो अपनी शेप को चेंज कर देते हैं। शेप को चेंज किया, कैसे किया, जैसे ये अमीबा है, नॉर्मल इस तरीके से है, ठीक है। वो क्या करेगा, जैसे ही कोई फूड मटेरियल उसके पास आए जिसे उसको लेना है, वो क्या है, पहले ऐसे हैं, जैसे ही वो फूड मटेरियल उसके पास आया, वो उसको लेके कुछ इस तरीके से उसको क्लोज़ कर लेता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ही हुआ है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ही ये सब हो पाया है, ठीक है। और शूडोपोडिया, इसमें एक वर्ड आया है, शूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फुट। जैसे पहले अगर हम अमीबा का स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो अमीबा के स्ट्रक्चर में हमें क्या दिखाई देता है, उसमें कुछ आउटर प्रोजेक्शन हमें दिखाई देती हैं, ठीक है। अभी आगे आएगा, मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो उसमें वो हाँ लगता है ऐसा है जैसे वो उसके फुट हैं, बट एक्चुअली वो कुछ इस तरीके से, जैसे अमीबा का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होगा, बट एक्चुअली में जैसे ये दिख रहे हैं, हमें लगेगा कि ये इसके फुट हैं, बट नहीं, टाइम आने पे वो इनको भी क्या है, इनकी शेप को भी चेंज कर सकता है। अब एक वर्ड आया है एंडोसाइटोसिस। एंडो मतलब कुछ, एंडो वर्ड से हमें पता चल रहा है कि किसी इंटरनल कोई चीज़ अंदर जा रही है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन अमीबा or other unicellular organism by using flexibility of cell is known as endocytosis, ठीक है। अमीबा में फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेना, ठीक है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। अभी हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस की। बेसिकली मैंने बताया जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती है आउटर एनवायरनमेंट से। सेकेंडली ये क्या करती है, फॉरेन मटेरियल से प्रोटेक्ट करके रखती हैं, साइटोप्लाज्म को सेपरेट करके रखती हैं। और जैसे सेल के अंदर किस मटेरियल को एंटर करना है, किस मटेरियल को एग्जिट करना है, जैसे वाटर है, CO2 है, O2 है, वो सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं, सेल मेम्ब्रेन पे ही डिपेंड करते हैं। जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है ना, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, मीन्स ये कुछ ही मटेरियल्स को अंदर जाने देती है, सिलेक्टिव मटेरियल्स को अंदर जाने देगी और सिलेक्टिव मटेरियल को ही बाहर आने देगी, ठीक है। जैसे अभी इसमें नेक्स्ट टॉपिक आया है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब मैं बात करूँगी द लॉ ऑफ मूवमेंट ऑफ मटेरियल। मटेरियल जो अंदर जा रहा है वो और बाहर आ रहा है, वहाँ पे कौन सा लॉ, कैसे जा रहे हैं वो अंदर, कैसे वो बाहर निकल रहे हैं उसकी बॉडी से, ठीक है। इसमें क्या होता है, मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती। मतलब क्या होगा कि इन केस जैसे यहाँ का ले लो, इससे सॉरी यहाँ से इससे ऊपर ये है वाटर मॉलिक्यूल्स। ये सारे जो वर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं इनको आप वाटर मॉलिक्यूल्स लगा लो, ये इस वाली लाइन को लगा लो, ये मेम्ब्रेन है, और इधर वाले भी ये सब क्या हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो अब ये बताओ, ये वाटर मॉलिक्यूल इधर मूव करेंगे या ये वाले इधर आएंगे? सिंपल सी बात है ना, मैंने बताया मूवमेंट फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। इधर ज़्यादा है तो वो इधर मूव करेंगे, क्योंकि थोड़े वाले इधर तो मूव कर नहीं सकते क्योंकि इनके पास तो पहले ही स्पेस नहीं है खाली,
तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे इनके पास काफ़ी रश हो गया तो ये क्या करेंगे, इस तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। तो हमेशा ऐसे ही होते हैं ना कि जहाँ पे मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे वो कम की तरफ मूव करना शुरू करेंगे ताकि वो वहाँ पे इजीली एडजस्ट हो जाएं। ठीक है, तो मटेरियल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अभी हम बात करते हैं, मैंने लॉ बताए थे, इसमें दो होते हैं, एक तो होता है डिफ्यूज़न, एक होता है ऑस्मोसिस। ठीक है, डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़ होना, हमें पता चल रहा है कोई चीज़ डिफ्यूज़ हो रही है। ठीक है, डिफ्यूज़न का प्रोसेस कहाँ पे होता है, उन सेल्स में होता है जहाँ पे क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स जैसे CO2 O2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है। किसके थ्रू होगा, एक सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, जैसे ब्लैक उससे आपको दिख रही है, मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये क्या है, एक सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, इसी के थ्रू क्या होगा, गैसेस मॉलिक्यूल्स का, हाँ जी, ट्रांसपोर्टेशन होगा। ठीक है, थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूज़न, इसी को हम डिफ्यूज़न बोलते हैं, डिफ्यूज़ हो जाएंगे वो। और ऑस्मोसिस में क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक प्लेस थ्रू सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, ऐसा ही इसमें होता है। अगर सेल के बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है और सेल के अंदर ऑक्सीजन कम है तो बाहर वाली ऑक्सीजन अंदर की तरफ डिफ्यूज़ हो जाएगी, उसके अंदर चली जाएगी। ऐसे ही ऑस्मोसिस में होता है। ऑस्मोसिस बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए होता है, डिफ्यूज़न होता है गैसेस के लिए। ठीक है, अब लग रहा होगा डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस सेम चीज़ें तो है कि मटेरियल्स का ही तो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, पर एक बेसिक डिफरेंस ये है इसमें कि डिफ्यूज़न होता है गैसेस के लिए और ऑस्मोसिस होता है वाटर के लिए। ठीक है, लिक्विड चीज़ों के लिए क्या होगा, ऑस्मोसिस होगा, गैशियस मॉलिक्यूल्स के लिए डिफ्यूज़न होगा। तो ऑस्मोसिस में भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगी थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अभी हमने क्या है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया है। अब इसमें हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, न्यूक्लियस मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये सारा, ये क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस को लार्जेस्ट ऑर्गेनल माना जाता है, लार्जेस्ट पार्ट माना जाता है सेल का। ठीक है, इसकी लोकेशन कहाँ होती है, विच लोकेट इनसाइड द सेल। ठीक है, और न्यूक्लियस पे क्या होती है, एक डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, डबल लेयर कवरिंग होती है, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, देखो जो सेल की मेम्ब्रेन है उसको सेल मेम्ब्रेन बोला गया है, जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला गया है। देखो ये डबल लेयर मेम्ब्रेन है, इस पे इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जाता है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, आउटर एंड डबल लेयर कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, एक डबल लेयर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस की। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ये स्पेस जो आपको दिखाया गया है इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो क्या करते हैं, अगर सेल के दूसरे पार्ट से कोई मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर आना है उसको आने की परमिशन देते हैं ये पोर्स। और क्या है, अगर इन केस न्यूक्लियस से कोई मटेरियल सेल के दूसरे पार्ट्स तक जाना है तो उनको वो बाहर निकलने की परमिशन देते हैं। ठीक है, अभी मैं नोट्स पे आती हूँ। ठीक है, सारा इसमें वही है जो मैंने अभी आपको पिक्चर में समझाया है। इसके बाद हम बात करेंगे क्रोमोसोम्स की, कि क्रोमोसोम्स होते क्या हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, हमें छोटे छोटे ना रोड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, क्रोमोसोम्स हमेशा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये रोड शेप के होते हैं। ठीक है, और हमें ये कब दिखाई देते हैं, जब सेल डिवाइड होती है। ठीक है, वैसे तो नॉर्मली इतना नहीं दिखाई देता है, बट एट द टाइम ऑफ डिवीज़न, सेल डिवीज़न, दे विल बी विजिबल। क्रोमोसोम्स जो होते हैं, क्रोमोसोम्स को क्या माना जाता है कि वो इनहेरिटेंस इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है। ठीक है, इनहेरिटेंस मतलब DNA। ठीक है,
सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स है और क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है। क्रोमोसोम्स के पास क्या होता है? डीएनए, जिसको इनहेरिटेंस मटेरियल भी बोला जाता है, जो क्या है पेरेंट्स से उनके बच्चों तक जाता है। ठीक है, फ्रॉम द पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, क्रोमोसोम्स मैंने बताया ना अभी, क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। ठीक है, जो फंक्शनल सेगमेंट होता है डीएनए का, मैंने बताया क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स के अंदर क्या है? डीएनए है। और डीएनए का जो फंक्शनल पार्ट होता है ना, ज़रूरी नहीं है कि डीएनए के सारे पार्ट से फंक्शन होंगे। डीएनए का जो पार्ट फंक्शनल होता है उसको क्या बोला जाता है? जीन्स बोला जाता है। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। ठीक है, कुछ ये वाला स्ट्रक्चर आपने कई बार देखा होगा, इस तरीके का। ठीक है, इस पे छोटे छोटे आपको डॉट्स दिखाई देंगे। ये छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जीन्स, और इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है डीएनए। ठीक है, अब बात करेंगे टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स। मैंने बताया क्रोमोसोम्स हमें सेल के डिवीज़न पे ही दिखाई देते हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स को बेसिकली 4 टाइप्स का बताया हुआ है। ठीक है, 4 टाइप्स के क्रोमोसोम्स होते हैं। वन इज़ मेटासेंट्रिक, सेकंड इज़ सबसेंट्रिक, थर्ड इज़ एक्रोसेंट्रिक एंड फोर्थ इज़ टेलोसेंट्रिक। ठीक है, अभी हम बात करेंगे मेटासेंट्रिक की। अभी आप इस स्ट्रक्चर को देखो, हमें एक यहाँ पे सर्कल दिखाई दे रहा है, इसको हम सेंट्रोमर बोलते हैं, और जो ये पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं ये दोनों होते हैं आर्म्स। ठीक है, मेटासेंट्रिक में क्या होगा? इफ़ द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमर, सेंट्रोमर की पोजीशन इस तरीके से होगी कि दोनों आर्म्स जो होंगी ना क्रोमोसोम्स की, उनकी लेंथ इक्वल होगी। ठीक है, मेटा में इक्वल लेंथ होगी सेंट्रोसोम्स के पोजीशन से अगर देखा जाए। सब सेंट्रिक में क्या होगा? एक आर्म बड़ी रह जाएगी, एक आर्म छोटी हो जाती है। और एक्रोसेंट्रिक में क्या होगा? ये जो आर्म्स हमें दिखाई दे रही है ना, ये स्ट्रेट हो जाती हैं। ठीक है, स्ट्रेट तो होती ही होती हैं, बट क्या होगी? एक का साइज़ छोटा रहता है, एक का साइज़ बड़ा रहता है। ऐसे तो सब सेंट्रिक में भी था कि एक आर्म का साइज़ छोटा है, एक आर्म का साइज़ बड़ा है। बट एक्रोसेंट्रिक में क्या होगा? इनकी पोजीशन कैसे हो जाती है? बिल्कुल आमने सामने हो जाते हैं इन दोनों आर्म्स की पोजीशन। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। अब बात करते हैं टेलोसेंट्रिक की। टेलोसेंट्रिक में क्या होता है? एक आर्म ही इससे कट हो जाती है। ठीक है, सिर्फ एक आर्म ही बचती है। ठीक है, ठीक है, अभी हम न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं ना, तो न्यूक्लियस में हमने क्या पढ़ा? न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस में मैंने बताया क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स में क्या होता है? डीएनए होता है। डीएनए का जो फंक्शनल पार्ट है उसको हम जीन्स बोलते हैं। ठीक है, अब क्रोमोसोम्स में क्या होता है? एक न्यूक्लियोलस होता है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे आपको ये न्यूक्लियस है, इसका ये जो वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, एक छोटा सा राउंड स्ट्रक्चर होता है, उसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। एक स्फेरिकल बॉडी होती है इनसाइड द न्यूक्लियस। जैसे सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर एक और बॉडी होती है जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ठीक है, और जो ये न्यूक्लियस है ना हमारा, इस न्यूक्लियस के अंदर भी हमें क्या है? एक विस्कस सा फ्लूइड होता है इसके अंदर भी, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, अब हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म की। मैंने बताया था ना अभी, साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और ये सेल के काफ़ी बड़े रीजन को कवर करके रखता है। ठीक है, अभी मैं दिखाती हूँ आपको। ठीक है, इस तरीके से ये जो आपको प्लेन यहाँ ये दिख रहा है ना पर्पल शेड में थोड़ा सा, इसको हम बोलते हैं, ये वाला फ्लूइड होता है, इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, और इसमें सारे ऑर्गेनल्स देखो, ये सारे क्या हैं? सेल के ऑर्गेनल्स हैं। ये सारे ऑर्गेनल्स इस कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं। अभी जैसे मैंने आपको काफ़ी बार बोला है, ऑर्गेनल्स वर्ड बहुत बार आया है,
तो ऑर्गेनल्स क्या होता है, जैसे सेल का जो ये साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर जो ये छोटे छोटे पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, जिन्हें क्या है, कोई स्पेसिफिक फंक्शंस को ही वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उन्हीं को हम उसके ऑर्गेनल्स, ऑर्गन एक तरीके से आप बोल सकते हो, ऑर्गन्स कौन से हैं इनके, और हर एक ऑर्गन का अपना अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्जी एपरेटस होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। और वर्ड आया था एक, साइटोप्लाज्म पढ़ा है, ठीक है। एक वर्ड है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, एक वो रीजन, द रीजन ज्वाइनिंग साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस टुगेदर इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। हाँ जी, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को जोड़ने वाला जो रीजन होता है उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अभी आप ये नोट्स इसमें देखो, वैसे मैंने साइटोप्लाज्म का आपको समझा दिया है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये काफ़ी लार्ज रीजन होता है सेल के अंदर, जिसके अंदर सारे ऑर्गेनल्स होते हैं और वो ऑर्गेनल्स अपने अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनल क्या है, बेसिकली माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है सेल के अंदर, ठीक है, और हर एक ऑर्गेनल का अपना अपना अलग से फंक्शन होता है, ठीक है। सॉरी, न्यूक्लियस का कुछ पार्ट रह गया था, वो आई थिंक नंबरिंग की वजह से हो गया है, ठीक है। जैसे न्यूक्लियस के बारे में अभी हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस क्या होता है, तो उसमें न्यूक्लियस में मैंने बताया था क्रोमोसोम्स भी होते हैं, ठीक है, बताया था ना मैंने आप लोगों को। अभी न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स भी होते हैं। क्रोमोसोम्स मैंने बताया था क्या होते हैं, ठीक है। रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली क्या है, वो डीएनए और प्रोटीन को कैरी करते हैं, ठीक है। और डीएनए का बेसिक फंक्शन क्या है, हेरिडिटरी मटेरियल को पास आउट करना फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की, उन क्रोमोसोम्स के नंबर के बारे में बात करेंगे। हमने उनके टाइप तो पढ़ लिए थे, आप उनके नंबर के बारे में बात करेंगे। जैसे कोई एक स्पेसिफिक स्पीशीज़ की बात करें, ठीक है, जैसे हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो ह्यूमन बीइंग की सेल में चाहे वो हाइट किसी की कम है, किसी की ज़्यादा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, दिस थिंग डजेंट मैटर। सेल के अंदर जो क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा ह्यूमन बीइंग में, वो हमेशा 46 ही रहेगा, ठीक है। ऐसे ही अलग, जैसे मेज़ में बताया है उसमें 20 होते हैं, टोमेटो में 24 होते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स के हमारे अंदर फीचर्स आते हैं, वो बेसिकली किसकी वजह से, 24 दो सेट्स होते हैं, ठीक है। जैसे 46 क्रोमोसोम हुए हमारी बॉडी के अंदर, उसमें क्या होता है, 23 हमें मदर से मिलते हैं, 23 हमें फादर से मिलते हैं। मदर के 23 हमारे पास आ गए हैं, तो मदर के पास बचे कितने, 23, ठीक है। वही सेम 23 बचे हैं जो हमें मिले हैं, ठीक है। तो उनमें दो सेट्स बने होते हैं। जैसे कोई क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल है, कोई जीन रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, हाइट के लिए, ठीक है। तो हाइट के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो दो होंगे मदर के पास, ठीक है। एक अगर हमें दे दिया तो एक उनके पास रह जाएगा, ताकि वो दूसरी कॉपी उनकी बना सकें, ठीक है। इस नंबर को हम बोलते हैं डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। अगर हम बात करें सेल्स की, ठीक है, या फिर सेल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, किस बेसिस पे, ऑन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मैंने बताया था ना, न्यूक्लियस की जो ये आउटर मेम्ब्रेन है, इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसी मेम्ब्रेन के बेसिस पे क्या है, सेल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन इज़ प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकेंड इज़ यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन सी होती हैं, जिनमें वो सेल्स होती हैं, दोज डू नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, या प्रॉपर उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिखाई देती, उन्हें प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, जैसे बैक्टीरिया होता है, ठीक है। और यूकैरियोट्स, जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमें ईजिली दिखाई देती हैं, ठीक है, प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उनमें होती है, उन्हें हम यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म किनको बोला जाएगा, जिनमें क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रॉपरली अरेंज होती है या प्रॉपरली दिखाई देती हैं, ठीक है, जैसे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स।
फिर हमारा उसके बाद हमारा साइटोप्लाज्म आएगा। न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म, और उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो हमें दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, ये स्ट्रक्चर जो हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको साइटोप्लाज्म बता ही दिया था। ये सेल के काफ़ी बड़े रीजन को कवर करके रखता है और इसमें बहुत सारे हमारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? बहुत माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं सेल के अंदर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, गोल्जी बॉडीज़ हैं, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म मैंने बताया था आपको, प्रोटोप्लाज्म क्या है? जो न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म दोनों को ज्वाइन करता है उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। अब हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। कुछ ये वाला स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है, दो तरीके से दिखाई दे रहा है, एक के ऊपर छोटे छोटे डॉट दिख रहे हैं, एक के ऊपर आपको डॉट नहीं दिख रहे हैं। ये स्ट्रक्चर क्या होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये, पर ये दो तरीके के होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली आपको इनका स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है? ट्यूब लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। लॉन्ग ट्यूब्स ये हमें दिखाई देते हैं। बेसिकली ये दो तरह के होते हैं। ये क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकंड वन इज़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैं यहाँ पे भी आपको नोट्स में भी दिखा देती हूँ, ठीक है। अगर हम इनको माइक्रोस्कोप के अंडर देखें, ठीक है, तो जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इसके ऊपर हमें छोटे छोटे डॉट्स इसके सरफेस पे हमें दिखाई देते हैं और इन छोटे छोटे डॉट्स को क्या बोला जाता है? राइबोसोम्स बोला जाता है, ठीक है। और बेसिकली इनका काम क्या होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? हाँ जी, प्रोटीन्स आर सेंट ऑन वेरियस प्लेस इन द सेल। सेल में अगर क्या है, कहीं पे भी प्रोटीन को भेजना है तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही भेजता है। और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके ऊपर हमें क्या है? राइबोसोम्स दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। ये स्मूथ होता है इसका सरफेस। ये किस चीज़ में हेल्प करता है? फैट और लिपिड्स को मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करता है, ठीक है। और कुछ ये जो फैट और लिपिड्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाए हैं वो सेल मेम्ब्रेन को भी बनाने में हेल्प करते हैं। अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस की बात करें, ठीक है, इट क्रिएट अ नेटवर्क सिस्टम बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोस, ठीक है। ये एक साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में एक नेटवर्क को क्रिएट करता है और ये एक पाइपलाइन की तरह काम करता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ठीक है। अगर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस तक अगर प्रोटीन को भेजना है तो ये क्या है? ये दोनों ही बेसिक काम करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक टर्म आई है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन, ठीक है, बायोजेनेसिस मीन्स मेम्ब्रेन जो है उसका बनना। सम ऑफ दिस जो ये प्रोटीन और लिपिड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाए हैं वो हेल्प करते हैं बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इस प्रोसेस को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, अभी मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मैंने आपको राइबोसोम्स भी बताए, ठीक है। राइबोसोम्स क्या होते हैं? राउंडेड स्ट्रक्चर होता है। ज़रूरी नहीं है राइबोसोम्स क्या है हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ही अटैच मिले, ये हमें क्या है अलग से भी सेल के अंदर मिल सकते हैं। ये राउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। ये कहाँ लोकेट करते हैं? साइटोप्लाज्म में लोकेट करते हैं। फ्रीली ये साइटोप्लाज्म में रहते हैं और मे बी अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी अटैच होंगे, मे बी वो उन पे अटैच ना हो। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल्स किस लिए बोला जाता है? क्योंकि अगर सेल के अंदर प्रोटीन का सिंथेसाइज होना तो कौन करेगा? प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम्स ही बनाते हैं। मेन फंक्शन क्या है राइबोसोम्स का? इट इज़ मेड अप ऑफ आरएनए। ये आरएनए से राइबो न्यूक्लिक एसिड से बना होता है। प्रोटीन और अमीनो एसिड्स को ये बनाता है, ठीक है।
और ये अगर सेल के अंदर कोई बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होनी है तो उन्हें ये एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं राइबोसोम्स। अब हम आते हैं लाइसोसोम्स पे। काफ़ी सारे इसके ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे लाइसोसोम्स। मैं लाइसोसोम्स भी आपको उसमें दिखाऊंगी स्ट्रक्चर में। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना सेल के अंदर, ये क्या है, लाइसोसोम्स होता है, ठीक है। बेसिकली ये क्या करते हैं, वाटर डिस्पोजेबल सिस्टम होता है सेल का, ठीक है। ये क्या करते हैं, लाइसोसोम्स जो होते हैं ये सेल को क्लीन, वाटर डिस्पोजेबल सिस्टम मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, सेल को क्लीन करने का काम करते हैं। बेसिकली अगर कोई फॉरेन मटेरियल सेल के अंदर आता है तो लाइसोसोम्स उसको डाइजेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और किस वजह से कर पाते हैं लाइसोसोम्स इस काम को, क्योंकि उनमें क्या है, काफ़ी पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जिनकी उन एंजाइम्स में कैपेबिलिटी होती है टू ब्रेक डाउन दैट फॉरेन मटेरियल्स। उन फॉरेन मटेरियल्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं, सिंपल फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं और ईजिली उनको डाइजेस्ट कर देते हैं। बट आपको पता है लाइसोसोम्स को सोसाइटल बैग्स भी बोला जाता है। उनको सोसाइटल बैग किस लिए बोला जाता है, ड्यूरिंग द सेलुलर मेटाबॉलिज्म वेयर द सेल गेट डैमेज्ड, लाइसोसोम्स में ब्रस्ट एंड एनर्जी एंड डाइजेस्ट देयर ऑन सेल। कई बार क्या होता है, ये सोसाइटल बैग्स जो होते हैं ना, इनके सेल में कोई प्रॉब्लम आ जाए या सेल ब्रस्ट हो जाती है तो साथ में क्या होंगे, लाइसोसोम्स भी ब्रस्ट हो जाते हैं। क्या इनकेस लाइसोसोम सेल के अंदर ब्रस्ट हो गया तो क्या करेगा वो, उसके अंदर जो एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम है, वो अपने पूरी सेल को ही डाइजेस्ट कर जाएंगे, ठीक है। इसीलिए इनको सुसाइडल बैग्स भी बोला जाता है। मीन्स अगर ये ब्रस्ट हो जाए तो पूरी सेल को खुद ही मार देते हैं, अपनी सेल को खुद ही मार देते हैं, ठीक है। लाइसोसोम्स का फंक्शन क्या है, मैंने बताया था अभी। फॉरेन मटेरियल्स के जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको डाइजेस्ट करते हैं और डेड एंड डैमेज सेल फ्रॉम द बॉडी रिमूव करते हैं, डेड और डैमेज सेल को बॉडी से। अब हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया मैंने स्ट्रक्चर भी आपको बताया है, यहाँ पे बनाया है, ठीक है। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन क्या, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, कहाँ ये काम करता है सेल में, कैसा ये दिखता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग। इसमें क्या होती है, जैसे मैंने दिखाया, एक नीचे वाली कवरिंग होगी, इसमें एक ऊपर वाली कवरिंग होगी, ठीक है। इसमें एक कवरिंग नहीं होती, इसमें डबल कवरिंग होती है। द आउटर मेम्ब्रेन इज़ वेरी पोरस वाइल इनर वन इज़ फोल्डेड। देखो, एक ये वाली मेम्ब्रेन है, एक ये अंदर वाली मेम्ब्रेन है। बाहर वाली मेम्ब्रेन काफ़ी पोरस है, ये जो पिंक कलर की दिख रही है आपको दूसरी मेम्ब्रेन है, ये क्या है, काफ़ी फोल्डेड होती है, ठीक है। एक चीज़ मैंने बताया था आपको कि न्यूक्लियस जो होता है उसी के पास डीएनए होता है, बट जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, उसके पास भी अपना डीएनए होता है और अपने राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। इसलिए वो अपने खुद के प्रोटीन्स को बना सकते हैं, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या है, पावर हाउस भी बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। जो एनर्जी हमें क्या है, बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ को करने के लिए सेल में अगर जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज़ होनी है उनके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही पूरी होती है। किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में, ठीक है। एटीपी को क्या बोला जाता है, करेंसी ऑफ द सेल। सेल की करेंसी भी किसको बोला जाएगा, एटीपी को ही बोला जाता है, ठीक है। अब क्या करेगी, जो बॉडी होती है हमारी, वो क्या करेगी, एटीपी के फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर्ड है उसको यूज़ कर लेती है नए केमिकल कंपाउंड्स बनाने के लिए, या कोई मैकेनिकल वर्क अगर हमारी बॉडी को या हमारी सेल को करना है तो वो जो एनर्जी स्टोर है एटीपी के फॉर्म में उसको यूज़ कर लेती हैं। इसीलिए एटीपी क्या है, एक सेल्यूलर एनर्जी भी इसको बोला जाता है, ठीक है। दैट इज़ मैन्युफैक्चर्ड, जो बनती है और फिर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही स्टोर हो जाती है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। आप सेल के अंदर मैं आपको स्ट्रक्चर भी दिखा देती हूँ। ये है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, वैसे मैंने नोट्स में बनाया भी हुआ है, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बताया एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये क्या है, एक सेल्यूलर एनर्जी है जो क्या करेगी, बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोसेसेस को सिंथेसाइज करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। ठीक, अभी हम बात करेंगे वोक्यूल्स की। तो वोक्यूल्स क्या हैं, और
हाँ जी, वैक्यूल्स आर स्ट्रॉन्ग स्टोरेज सैक होते हैं। सॉलिड या फिर लिक्विड अगर कोई कंटेंट सेल में स्टोर करना है तो वहाँ पे वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल्स का मतलब क्या है? एक खाली स्पेस। ठीक है, तो सेल के अंदर अगर किसी सॉलिड या लिक्विड चीज़ को स्टोर करना है तो कहाँ पे? वैक्यूल्स में जाके ही स्टोर होती हैं। और जो वैक्यूल्स होते हैं, एनिमल सेल जो होते हैं उनमें बहुत छोटे छोटे होते हैं, बट जो प्लांट सेल में होते हैं वो क्या है? प्लांट सेल का 90% पार्ट जो है वैक्यूल्स ही कवर कर लेते हैं। ठीक है, और फंक्शंस क्या हैं वैक्यूल्स के? हाँ जी, दे प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। टर्जिडिटी मतलब स्वेलन या फिर रिजिडिटी हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं सेल को। और वो इम्पोर्टेंट सब्सटेंस होते हैं, जैसे प्लांट में अमीनो एसिड होगा, ठीक है, शुगर्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड हैं, और कुछ प्रोटीन्स हैं, उनको स्टोर करने में हेल्प करते हैं। और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में बात करें तो जो ये वैक्यूल्स होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। अगर क्या है उनकी बॉडी में एक्सेस वाटर है या क्या है कुछ वेस्ट प्रोडक्ट हैं तो उनको बाहर निकालने में भी हेल्प करते हैं। अभी हम बात करेंगे गोल्जी एपरेटस की, या गोल्जी एपरेटस बोल सकते हो, गोल्जी बॉडीज़ भी बोल सकते हो आप इनको। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे आपको गोल्जी बॉडी दिखाई दे रही है। ठीक है, बेसिकली मैं आपको गोल्जी बॉडीज़ का फंक्शन बताऊंगी। सबसे पहले गोल्जी बॉडीज़ को डिस्कवर किया था कैमिलियो गोल्जी जो थे, उन्होंने डिस्कवर किया, इसीलिए इसका नाम गोल्जी बॉडी पड़ा। ठीक है, और ये क्या है? दिस इज अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल अरेंज पैरेलल टू ईच अदर इन अ स्टेक कॉल्ड सिस्ट्रेन। देखो ये पैरेलली एक दूसरे से अरेंज होती हैं। ठीक है, और इनका जो ये वाला पार्ट हमें दिख रहा है ना, अभी मैं नोट्स पे जाती हूँ, वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, ये जो पार्ट्स आपको दिख रहे हैं इनको हम सिस्ट्रेन बोलते हैं, और ऊपर वाला जो ये पार्ट दिख रहा है इसको हम सिस फेस बोलते हैं, और ये वाला फेस जो होता है इसको हम ट्रांस फेस बोलते हैं। फंक्शंस क्या है गोल्जी एपरेटस के, या गोल्जी बॉडीज़ के फंक्शन क्या हैं? हाँ जी, ये भी प्रोटीन्स को बनाती हैं of a complex cellular membrane system to connect endoplasmic reticulum. Complex sugars may be made from simple sugar in the Golgi bodies. ठीक है, गोल्जी एपरेटस क्या करेंगे? हाँ जी, सिंपल शुगर बनाते हैं, ये कॉम्प्लेक्स शुगर को बनाते हैं सिंपल शुगर से। और जो गोल्जी बॉडीज़ होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स की फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करती हैं। ओके, अभी हम बात करेंगे सेल वॉल की। इससे पहले हमने एक टर्म पढ़ी थी सेल मेम्ब्रेन, अब ये है सेल वॉल। पता है एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में मैंने बताया, एनिमल्स में सेल स्ट्रक्चर अलग होता है, प्लांट्स में अलग होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, बस 2 या 3 चीज़ें क्या हैं प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती हैं, एनिमल सेल्स में नहीं होती हैं। ठीक है, तो जो ये सेल वॉल है ये सिर्फ प्लांट सेल्स में आपको मिलेगी, एनिमल सेल्स में आपको ये नहीं मिलेगी। ठीक है, मैं दिखा भी देती हूँ आपको अभी डायग्राम में, पहले मैं आपको इसके बारे में समझा देती हूँ सेल वॉल क्या होती है। सेल वॉल क्या है? सिर्फ ये प्लांट्स में ही मिलती हैं, प्लांट सेल में ही मिलेगी, और किस सेलुलोज से मिलकर बनी होती हैं, जो क्या करेगा, हाँ जी, स्ट्रक्चरल हार्डनेस, जो प्लांट सेल्स होती हैं उन्हें थोड़ा सा हार्ड बनाता है, क्योंकि प्लांट्स को क्या है काफ़ी हार्श कंडीशंस में सर्वाइव करना पड़ता है। ठीक है, अब वर्ड जैसे मैंने बताया सेल्यूलोज, और उनमें प्लांट सेल्स में जो हार्डनेस आते हैं वो सेल्यूलोज की वजह से ही आते हैं। तो सेल्यूलोज होता क्या है? एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जो सिर्फ प्लांट्स में ही मिलता है। जितने भी हर्बीवोर्स होते हैं, मतलब जो प्लांट्स को खाने वाले होते हैं, वो इजीली क्या है इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। इवन ह्यूमन जो इंटेस्टाइन होता है वो इनको डाइजेस्ट नहीं कर पाती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ह्यूमन जो इंटेस्टाइन होती है वो शॉर्टर होती है एज़ कम्पेयर टू हर्बीवोरस एनिमल्स। ठीक है, अभी ये जो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल आपको दिख रही होगी। ठीक है, प्लांट सेल्स में एनिमल सेल में बताया था मैंने सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, बट अगर हम इस प्लांट सेल की बात करें तो इसमें क्या है, एक कवरिंग ये है, एक कवरिंग ये है, 2 लेयर्स होती हैं। और मैंने वैक्यूल्स इससे पहले मैंने बताया था एनिमल सेल में वैक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत कम स्पेस लेते हैं, बट
प्लांट सेल्स में क्या है, वैक्यूल्स, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये सारा क्या है, वैक्यूल है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे, एक टर्म है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स भी क्या होते हैं, पी से प्लास्टिड, पी से प्लांट, सिर्फ प्लांट्स में ही मिलते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है किसका, प्लास्टिड का। ठीक है, प्लास्टिड क्या है, सिर्फ प्लांट्स में ही आपको मिलेगा, प्लांट सेल में ही आपको मिलता है। और प्लास्टिड्स में क्या होता है, ये डबल लेयर इसमें होती है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो ये ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, इसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं, और इस पार्ट को हम ग्रेना बोलते हैं। ठीक है, प्लास्टिड जो होते हैं सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ही दिखते हैं। इनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया जैसा ही दिखता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड्स के पास भी अपना डीएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं, जैसे देखो इसमें दिखाया हुआ है, डीएनए होता है इनके पास अपना खुद का। ठीक है, अभी हम नोट्स पे आ जाते हैं। अगर हम बात करें प्लास्टिड्स के टाइप की, तो प्लास्टिड 3 तरह के होते हैं। वन इज़ क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं। ठीक है, इनमें क्या है, कलर्ड तो होते हैं बट क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। बेसिकली ये क्या करते हैं, प्लांट को ब्यूटीफुल बनाने में ही हेल्प करते हैं। किस तरीके से, जैसे फ्रूट्स को कलर देते हैं, फ्लावर्स के पेटल जो होते हैं उनको कलर प्रोवाइड करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं। ठीक है, जैसे स्टार्च होगा, ऑयल होगा, प्रोटीन होता है, प्रोटीन के ग्रेन्यूल्स, वो कहाँ पे, ल्यूकोप्लास्ट में ही स्टोर होते हैं। ठीक है, और बेसिकली ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पे मिलता है, नॉन ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट पार्ट्स होते हैं, उनमें हमें मिलेगा। ठीक है, अभी हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट क्या है, बेसिकली ग्रीन कलर प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, पर ऐसा नहीं है क्लोरोप्लास्ट आगे तो सिर्फ ये ग्रीन कलर, ये येलो और ऑरेंज पिगमेंटेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अभी मैं नोट्स पे आपको दिखा देती हूँ प्रॉपरली, होप सो दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अभी एक टर्म आई है, अभी दिख रहा है आपको कि प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस होता क्या है, प्लाज्मोलाइसिस क्या है, जब एक लिविंग प्लांट सेल जो होती है वो वाटर को लूज करती है थ्रू ऑस्मोसिस के थ्रू। ठीक है, देयर इज श्रिंकेज ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल, दिस फिनोमिना इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस में बेसिकली क्या होगा, जैसे जो लिविंग प्लांट सेल्स हैं, ठीक है, अगर उनके अंदर क्या हुआ, वो ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर उनके बाहर जाता है, वाटर उनके अंदर आता है, तो एक श्रिंकेज या स्वेलन हो जाती हैं सेल्स, और इसी प्रोसेस को हम प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन अभी क्या है, सॉल्यूशन की बात करेंगे हम। टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के बेसिस पे सॉल्यूशन कितने तरीके के होते हैं। प्लाज्मोलाइसिस में हमें इन सॉल्यूशंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस क्या है, इन्हीं सॉल्यूशंस के बेसिस पे होता है। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन होता है, जैसे मैंने आपको दिखा दिया, ये एक मीडियम है। ठीक है, और यहाँ पे ये वाली सेल, इसको मत देखो अभी, सिर्फ इस वाली सेल्स को देखो। ठीक है, इसमें क्या होगा, अगर मीडियम में, मैं वाटर का आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर यहाँ पे वाटर क्या है, कम है, और सेल के अंदर क्या है, वाटर ज़्यादा है, तो क्या करेगा, सेल का पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, और ये सेल की शेप कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी सेल। ठीक है, इफ़ द मीडियम हैज़, ये जो मीडियम बाहर, सेल के बाहर वाला पार्ट जो दिख रहा है, इफ़ द मीडियम हैज़ लोअर कंसनट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, सेल के कंपैरिजन में उसका जो आउटर मीडियम है उसमें वाटर की कंसंट्रेशन कम है, तो वाटर क्या है, सेल से बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, और सेल क्या है, श्रिंक हो जाएगी। इस तरीके के सॉल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। अब बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, जैसे जो सेल है, अगर उसके सराउंडिंग में जो वाटर प्रेजेंट है, उस वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और सेल में वाटर की कंसंट्रेशन कम है, तो वाटर क्या करेगा, बाहर से सेल की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। पहले सेल ऐसी थी, पानी उसके अंदर गया, सेल क्या हो जाएगी, स्वेलन अप हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। आइसोटोनिक सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन होता है,
हमने दो तरीके का पढ़ा, एक हाइपर एक हाइपो। मतलब एक जगह पानी की कंसंट्रेशन कम थी, एक जगह ज़्यादा थी, तो एक स्टेज ऐसे भी आएगी ना कि दोनों में क्या होगा, आउटर जो ये सराउंडिंग है इस एरिया में और सेल के अंदर, दोनों में क्या है, वाटर की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी। जैसे मैंने इन डॉट से दिखाया है कि क्या है, इस सेल के सराउंडिंग में भी 10 डॉट्स हैं, सेल के अंदर भी 10 डॉट्स हैं। ठीक है, मतलब इनमें क्या है, इक्वल कंसंट्रेशन है वाटर की, तो ना पानी बाहर आएगा ना पानी अंदर जाएगा। सेल क्या है, सेल का साइज सेम रहेगा। इसी को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। अभी टर्म आई है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं जो सेल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होंगे, हाँ जी, परफॉर्म होते हैं, और वो अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए इन सारी बायोकेमिकल प्रोसेसेस को करते हैं या होते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस उस सेल के अंदर। ठीक है, मेटाबॉलिज्म भी दो तरीके का होगा, एक एनाबॉलिज्म, एक कैटाबॉलिज्म। सबसे पहले मैं आपको कैटाबॉलिज्म के बारे में बताऊंगी। ठीक है, कैटाबॉलिज्म एक वो प्रोसेस है जिसमें क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोनिक मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ठीक है, टू फॉर्म एनर्जी ड्यूरिंग सेल्यूलर रेस्पिरेशन। जब सेल के लेवल पे रेस्पिरेशन होता है ना, तो उस टाइम पे एनर्जी रिलीज करने के लिए जो कॉम्प्लेक्स कार्बोनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे एनाबॉलिज्म के। इसमें ना कुछ क्रिएटिव केमिकल्स की रिएक्शंस होती हैं इन विच द प्रोसेस, अगर जैसे कोई केमिकल प्रोसेस उनके अंदर चल रहा है तो वो केमिकल प्रोसेस क्या करेगा, खुद से एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता है। एट द टाइम ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो एनर्जी रिलीज हुई है वो उस एनर्जी को यूज़ करेगा। ठीक है, टू कंस्ट्रक्ट सिंपल मॉलिक्यूल्स टू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अभी नोट्स आपको दिख रहे हैं, होप सो आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।